नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना संक्रमण से मुकाबला जारी है, हालात संभलते दिख रहे हैं। सरकार के अनुसार देश के 350 जिलों में संक्रमण दर अब 5% है। 30 राज्यों में एक्टिव केसों में हफ्ते भर में गिरावट है। 7 मई को सबसे ज्यादा मामले भारत में सामने आए। अब मामलों में 69% गिरावट है। संक्रमण दर एक समय 21.38% हो गई थी, जो अब 6.62% है। 7 दिनों से संक्रमण दर 10% से कम है। सरकार के अनुसार कहा गया है कि दिसंबर तक सभी लोगों को टीका लग जाएगा। जुलाई तक रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीके लगेंगे। कोविशील्ड की 2 डोजेज ही दी जाएंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो सरकार ये राहत भरी जानकारी दे रही है, लेकिन चिंता की बात अब तीसरी लहर को लेकर है, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों में संक्रमण बढ़ेगा। इस पर सरकार की स्वास्थ्य समिति ने कहा है कि बच्चों में ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक लक्षण होंगे, सीरियस बहुत कम होंगे, लेकिन अगर वायरस अपना रूप बदलता है तो बच्चों को खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी दुगुनी रहेगी। लेकिन चिंता यह भी है कि संक्रमण बढ़ने के आगाह करने के बावजूद तैयारी दुरुस्त नहीं होती है। बिहार से तैयारियों के नाम पर एक खबर है। ये उन राज्यों में से एक राज्य है जहां शायद 3 गुना दाम पर एम्बुलेंस खरीदे जाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन ड्राइवर्स के अभाव में एक भी एम्बुलेंस काम नहीं आई। ये घटना सिवान की है, जहां न केवल 7 ऐसे एम्बुलेंसेस खरीदे गए थे। अब जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ये 7 एम्बुलेंस सिवान के सदर अस्पताल में साल भर से ऐसे ही खड़ी है। इनमें से 5 मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत खरीदी गई है। इनमें से भाजपा के 2 पूर्व विधायक और जनता दल के 1 पूर्व विधायक ने सिफारिश की थी। इनका दाम 7 लाख होना चाहिए था, लेकिन उपकरण लगाने के नाम पर हर एम्बुलेंस के लिए करीब 22 लाख का भुगतान हुआ। इस पूरे मामले को उजागर किया है जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने। जो एम्बुलेंस वो लोग खरीदे हैं, एक एम्बुलेंस का कीमत 7 लाख होना चाहिए। वो लोग खरीदे हैं 21,80,000 रुपया में। डबल बिल बनाया है लोग। और जांच कमेटी 15 दिनों में रिपोर्ट नहीं देगी तो फिर हम स्वतंत्र हैं, कुछ करेंगे। हाईकोर्ट की आवश्यकता है कि हाईकोर्ट जाएंगे। हम इन लोग को पकड़ने वाले नहीं हैं। ये लोग जिला को लूटने का काम किया है। मुख्यमंत्री विकास योजना जन सेवा के लिए है, लूट सेवा के लिए नहीं है। लोग लूट रहे हैं। ड्राइवर ना होने की वजह से एक भी दिन एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कंपनी से सारे मेडिकल उपकरण खरीदे गए, वो पाइप बेचने का काम करती है। अब सब कुछ उजागर होने के बाद जिला प्रशासन जांच का भरोसा दे रहा है। सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है उसको, और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है उसको परचेज करने में। हम लोगों ने एक त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना दी है। 2 से 3 सप्ताह में वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी, और उसमें कहीं भी कोई लैप्सेस होते हैं तो बिल्कुल हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सवाल यह नहीं है कि हर एक एम्बुलेंस के लिए करीब 22 लाख का भुगतान क्यों हुआ। प्रश्न यह भी नहीं है कि आखिरकार ये एम्बुलेंस आज तक 1 किलोमीटर क्यों नहीं चले। लेकिन सबको इस बात का जवाब चाहिए कि आखिरकार अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से हुए इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच आखिरकार वही अधिकारी क्यों करेंगे। सिवान से अविनाश और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे कोरोना वैक्सीन के विरोध के चलते अब लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए तरह तरह से लुभाया जा रहा है। ताजा लालच इटावा के अफसरों ने दिया है कि शराब सिर्फ वही खरीद सकेंगे जिन्हें वैक्सीन लग गई है। यही नहीं, कहीं ये भी ऐलान हुआ है कि वैक्सीन लगवाने पर ही तनख्वाह मिलेगी। तो कहीं महिलाएं गाना गाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बुला रही हैं। घर घर बोला मगन बाड़ी चला भैया, कोरोना का टीका लगवावा। ये गांव-गांव लोगों को टीका लगवाने की दावत देती हैं। हमारे यहाँ हर मौके के गीत हैं। धान रोपाई के गीत, फसल कटने के गीत, शादी के गीत, मिलन के गीत, जुदाई के गीत, अब टीके के गीत बने हैं। कोरोना से सबका बचावा, चला भैया टीका लगवावा।
लेकिन शराब नोशी करने वालों के मनोविज्ञान से वाकिफ एक अफसर ने इटावा में शराब खानों पर नोटिस लगा दी है कि शराब उसे ही मिलेगी जिसे टीका लगा होगा। अब रंग बिरंगी बोतलें मय खानों में शौकीनों को ललचा रही हैं। इन्हें पा लेने को दिल मचल रहा है, लेकिन टीके की दरकार है। 4 से 10 ने दिखाई है और उन्हीं को दी है शराब। तो ये पोस्टर बाहर लगा, उसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। क्या कहते हैं? यही कहते हैं वैक्सीन लगवा के आओ, उसका प्रमाण पत्र दिखाओ। लेकिन शराब खानों के होशियार सेल्स वालों को पता है कि टीका तो बहुत कम लोगों को लगा है, फिर शराब कैसे बिकेगी। इसलिए उन्होंने अपनी समझ से कुछ मजबूत तर्क ईजाद किए हैं। बिना कार्ड देखे दारू बेच रहे हो? नहीं, अभी तो दे रहे हैं। कोई कह रहा है लगवाएंगे, तो कहीं लगवा लिया, अभी कार्ड नहीं मिला है, ये कह रहे हैं। यूपी का फिरोजाबाद सुहाग की चूड़ियों का शहर है। शहर का सबसे बड़ा काम यही है, लेकिन जाहिर है कि सरकारी महकमे भी हैं और उनके मुलाजिम भी। यहाँ लोगों ने बीवी के कहने से भले टीका ना लगवाया हो, लेकिन तनख्वाह रुकने के डर से ज़रूर लगवा रहे हैं। डीएम सर ने ऐसे आदेश किए हैं कि यदि किसी भी विभाग के अगर कर्मचारियों ने अगर अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया तो उनके विभागीय अध्यक्ष जो हैं इस बात के लिए उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और इस महीने का वेतन उनको तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो ये सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं कि उनके विभाग के सभी कर्मचारी जो हैं वो वैक्सीनेशन करवाएं। टीका लगने हैं 45 साल वालों को। इटावा के सैफई में तो टीका लगवाने के लिए गांवों में मुनादी हो रही है और मुनादी में इलाके के एसडीएम अपने मातहत तमाम अफसरों के साथ गांव-गांव खेत खलिहान की खाक छान रहे हैं। सब लोग स्कूल का है, वैक्सीन लगवाएंगे। पूरा जागरूक किया जा रहा है गाँव को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं और कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इस तरह का लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, उन्हें भ्रम है उसको हम दूर कर रहे हैं। एक कहावत है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। यही वजह है कि पोलियो ड्रॉप से लेके कोरोना वैक्सीन तक का इतनी जगह पे विरोध हुआ, लेकिन चतुर लोगों ने उसका भी हल ढूंढ लिया है। फिरोजाबाद में जितेंद्र और इटावा में अरशद और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से खबर ये आई थी कि जीवन बीमा तक दिया जा रहा है लोगों को कि आप आइए अपना टीका लगवाइए, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती है जो टीकाकरण है, खासतौर से हमारे ग्रामीण इलाकों में। उत्तर प्रदेश से क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? नहीं, अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं और लोगों में भ्रम जो है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी कमेटीज बनाई हैं सरकार ने जो गाँव में जा रही हैं और लोगों को समझा रही हैं, जिसमें गांव के प्रधान हैं, वहाँ के आशा वर्कर हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ गाँव में हमने देखा, जैसे बाराबंकी का एक गाँव था जहाँ टीका लगाने वाले लोग आए तो वह नदी में कूद गए, कई जगह वो मारपीट कर रहे थे। उन गाँव में भी पहले से बेहतर माहौल है और लोगों को समझाया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे जिले हैं, जैसे हमारी अभी 1-2 रोज पहले इलाहाबाद के किसी गांव में बात हो रही थी, वहां लोग कह रहे थे कि नहीं मर जाएंगे, इससे जान चली जाएगी, यह जहर का टीका है। कोई कह रहा टीका लगवाने के बाद भी पुलिस वाले मर गए हैं, डॉक्टर मर गए हैं, हमको क्यों लगाया जा रहा है। तो बहुत तरह के अंधविश्वास और अशिक्षा के कारण ऐसे हालात होते हैं और टीका लगाने के लिए ज्यादा लोग सामने आए, खास करके रूरल एरिया में। इस तरह की तरह के लुभावने वो दिए जा रहे हैं कि शराब उनको मिलेगी जो टीका लगवा चुके होंगे, या तनख्वाह नहीं दी जाएगी। इस तरह की बहुत सारी चीजें साथ में चल रही हैं। बिल्कुल कमाल, एक तरफ अशिक्षित लोग हैं जिनमें भय होता है, लेकिन हिचकिचाहट पढ़े लिखे लोगों में भी कई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी धीरे धीरे कर ये हिचकिचाहट दूर हो रही है। लेकिन किस युद्ध स्तर पर क्या राज्य सरकारों को काम करना होगा ताकि लोग आसानी से टीका लगा सके? देखिए, इसके लिए बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है और जो आपका टीका है उसमें लोगों का भरोसा पैदा करने की जरूरत है। जब अभी हमारी बात हो रही थी किसी लंदन में एक वहां के एक बड़े डॉक्टर से, जब यहां पे सिद्धार्थ नगर में पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन की लगा दी गई
तो उनका कहना था कि ये लोग 2 महीने के बाद कोविशील्ड दोबारा लगाएं, क्योंकि कोवैक्सीन के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है। अब आप देखिए, यहां लखनऊ से सटा हुआ एक जिला है बाराबंकी, उसके एक बहुत बड़े किसान हैं, बड़ी खेती करते हैं, पैसे वाले हैं। उनका हमारे पास फोन आया कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, आप ये पता कर दीजिए कि स्पुतनिक कब आने वाली है, तो हम स्पुतनिक लगवाना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहां के टीकों के ऊपर भरोसा नहीं है। तो बहुत लेवल पे बहुत तरह का अविश्वास है, बहुत तरह के संदेह है लोगों के मन में। इन सब को दूर करने के लिए बड़े अभियान की जरूरत है। हालांकि जिन लोगों को जान का डर है और जिन्हें लग रहा है कि अगर टीका नहीं लगवाएंगे तो कोविड हो सकता है, मर भी सकते हैं, इस खौफ की वजह से बड़े पैमाने पे लोग लगवा भी रहे हैं। बिल्कुल कमाल, ये जानकारी आपने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डर से हटें, हिचकिचाहट से हटें और आगे आकर टीका ज़रूर लगवाएं। लेकिन फिलहाल सरकार को आम लोगों तक, ग्रामीण देहात में पहुंचना होगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए देश भर में कड़े नियम लागू किए गए, लॉकडाउन जैसे हालात हो गए, लेकिन इस सब में पिस गया दिहाड़ी मजदूर, जिसे रोज बाहर निकलकर रोजी रोटी कमानी थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ठेली वाले ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो 6 महीने से घर का किराया नहीं दे सका। दर्द भरी ऐसी अनेकों कहानियां हैं। मध्य प्रदेश में 50 दिनों में 65,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, 85,000 का कामकाज छिना है। एक रिपोर्ट। लालू बाथम अंबा शहर के परेड चौक पर गोलगप्पे का ठेला लगाकर अपने परिवार को चला रहे थे। लॉकडाउन की वजह से काम बंद था, कई महीनों से मकान का किराया तक नहीं दे पाए। आखिरकार उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। ठेला बंद करा रहे थे, बच्चन को का गवाएंगे, रोजी रोटी कमा तो पेट भरते हैं, दू बंद करा रहे, कल से पेट भरे बच्चन को। ये थोड़ा परेशान चल रहा था अभी, जो उसकी पत्नी से और उसके ससुर से हमारी बात हुई है, जिसकी वजह से ये इसने सुसाइड किया। मंडला में अभिषेक चाय की दुकान चलाते थे। लॉकडाउन में काम धंधा बंद था। हालात इस कदर खराब हो गए कि अभिषेक के मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। खुशकिस्मत थे कि यह खबर पुलिसकर्मी योगेश राजपूत को लगी। खुद राशन पहुंचाया, काउंसलिंग की। अभिषेक अब ठीक है। उसकी दुकान वगैरह लॉकडाउन के चलते बंद हो गई थी और उसके जीवन यापन में थोड़ी समस्या आ रही थी, तो हम एक राशन और ऐसे कुछ छोटी मोटी मदद करने के लिए घर गए थे। लेकिन जब उस युवक से मैंने बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है इसकी समस्याओं के चलते हुए। तो मैंने उससे बात करी, उसकी काउंसलिंग करी बहुत देर तक, उससे समझने की कोशिश करी कि वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। तो उसको हमने मदद का दिलासा दी, उसकी मदद भी करी और आगे भी हम उसकी मदद करेंगे उसके व्यवसाय को फिर से शुरू करने में। तो इन सब बातों से वो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अवसाद से बाहर निकल गया है और खुश है अब। वैसे सरकारी स्तर पर अभिषेक जैसे लोगों की काउंसलिंग के कई प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल में मनोचिकित्सकों की पूरी टीम है जो कई बार 18-18 घंटे तक अवसादग्रस्त लोगों की मदद कर रही है, उनकी काउंसलिंग कर रही है। वो ऑडियो से ज़्यादा वीडियो कॉल करते हैं ताकि हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो पाए, और उस इंटरेक्शन की वजह से हमको बहुत इजी पड़ता है कि पेशेंट के बहुत नियरेस्ट हम जाके उनसे बात कर पाते हैं। तो वो एक पॉजिटिव, हम लोग के लिए वीडियो कॉलिंग बहुत पॉजिटिव साइन रहती है। जॉब जिस किसी का छूट जाता है या कोई अपने फैमिली मेम्बर्स को किसी ने मतलब लूज़ किया है, तो इस वजह से हम उन्हें साइकोलॉजिकल काउंसिल देते हैं। अभी तक हमारे पास ऑलमोस्ट 1700 केसेस आए हैं साइकोलॉजिकल काउंसिल के, एंड हमने उन्हें ऑलमोस्ट कवर अप किया है और 3 to 4 सेशंस हम उनके करते हैं। जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, लोग घरों में है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इतना लो फील कर रहे हैं, देयर इज़ नथिंग टू डू, कुछ भी नया नहीं है उनके पास करने के लिए। CBT सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारगर हम लोगों की थेरेपी है, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें हम लोग ये बताते हैं कि इस समय पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपना परसेप्शन चेंज करिए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 50 दिन लंबे चले लॉकडाउन में पूरे प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लगभग 85,000 लोगों को काम से हाथ धोना पड़ा। भोपाल में फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले हसीम भाई को कई लोगों को काम से निकालना पड़ा। अकरम महीने भर से परेशान है, अब समोसे की दुकान फिर से खोली है। हमारी दुकान में लड़के काम करते थे, 8 लड़के काम करते थे, 4 लड़कों की तो छुट्टी हो गई, कुछ निकलते ही नहीं था। कभी 6 बजे बंद हो रहा है तो कभी इतने बजे बंद हो रहा है,
और ये है कि अभी जो बाद में लॉकडाउन लगा इसमें परेशान हुए, जो कुछ पैसा था 1-2 हज़ार रुपये वो तो ख़त्म हो गए थे। भाई महंगाई इतनी है, 150 रुपये 160 रुपये किलो तेल है, अब हम क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे। मैं घर पे बैठे रहा था, आज खुला है तो थोड़ा मेहनत भी कर रहे हैं। जब 5 रुपये का समोसा बेच रहा है यहाँ पर आन के, और मकान का किराया मेरा निकल जाता, बस ये निकालना है बेच के यहाँ पर। सब घर में बहुत परेशानी थी। अब 3 महीने का लॉकडाउन भी लगा था, अब फिर लगा दिया वापस। जब आदमी भी अपन थोड़ा बहुत धंधा करे तो पुलिस वाला आए आते, घेरा डालते हैं, फिर लेटे मार के चालू कर देते, भगाना चालू कर देते। जा अब साहब घर पे बैठे बैठे क्या करेंगे साहब। अड़ोसी पड़ोसी से दाल रोटी के पैसा मांग रहा है, कई इधर से मांग रहा है, तो किराए वाला जान गाड़ी है, मकानदार जान गाड़ी है। वैसे राज्य अब अनलॉक होने लगा है, दुकानें खुलने लगी हैं। ऐसे में गांव शहर सब लोगों के हवाले है। ये समझने की भूल कतई न करें कि कोरोना चला गया है। मध्य प्रदेश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन ढेर सारी शर्तों के साथ। लंबे चले लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार के राजस्व में लगभग 60% की गिरावट आ सकती है। जीएसटी कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा घट सकता है। ऐसे में जान के साथ जहान को बचाए रखना, बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। मंडला से मयंक, भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मुरैना से उपेंद्र गौतम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है महाराष्ट्र से खबर। यहाँ पर बच्चों में अब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण के मामले भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से बीते 60 दिनों में बच्चे संक्रमित हुए हैं, आंकड़े हैरान करते हैं। 2 महीने में बच्चों में संक्रमण के मामले 332% बढ़े हैं। मुंबई में मई महीने में 9 साल तक के 9 बच्चों की जान कोविड से गई। 4 साल का एक बच्चा सिर्फ 3 दिन के बुखार के बाद सीधे वेंटिलेटर पर चला गया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। 4 साल का ये मासूम 7 दिनों से वेंटिलेटर पर है। एंटीबॉडी पॉजिटिव है। 3 दिन के बुखार में ही हालत बेहद नाजुक हुई। स्पर्श चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम इसे बचाने की मुहिम में जुटी है। 2 ही दिन में इसका जो चेस्ट है ना सर, जो लंग्स जो है उसका लंग्स एकदम स्टिफ हो गया है। इस वजह से बच्चा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। अगले दिन ही तुरंत इसको वेंटिलेटर में रखना पड़ा और पता चला कि इसका कंडीशन जो है नेक्स्ट मतलब बहुत वर्स्ट हो चुका है, जिसके लिए डॉक्टर बता रहे थे कि इसको मतलब जान बचाना मुश्किल है। बट फिर भी डॉक्टर इरफान अली टीम और डॉक्टर शाह एंड टीम ने 24 आवर केयर लेके इसका जो भी ट्रीटमेंट करने के बाद अभी फ़िलहाल बच्चे का जो हेल्थ है अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। बच्चा अभी भी काफ़ी क्रिटिकल है। आइनोट्रॉप्स वगैरह भी लगा है बच्चे को, तो काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन स्टोरी ये है इसमें कि बच्चा 3 दिन की तकलीफ में डायरेक्टली वेंटिलेटर पर पहुंच गया। तो अभी कैसा है, ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है, बिकॉज इतना खराब, इतने कम टाइम में इतना खराब होना वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कोई। तो अभी 3 दिन का फीवर और अभी 4थे दिन पे वेंटिलेटर डायरेक्टली। तो अभी ऐसे में क्या करना है, अगर बच्चों फीवर हाई ग्रेड है, बच्चा डल लेथार्जिक है, सांस लेने में तकलीफ है, तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके दिखाना चाहिए। महाराष्ट्र में बच्चों में संक्रमण के 60 दिनों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1 अप्रैल से 29 मई तक 10 साल तक के 99,006 बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए हैं। अप्रैल महीने में 51,648 और मई महीने में 47,358। मई में 10,494 कोविड पॉजिटिव बच्चे 4 साल से कम उम्र के हैं। बीते साल की पहली कोविड लहर में कुल 67,110 बच्चे संक्रमित हुए थे। इस साल सिर्फ 5 महीनों में ही 1,28,827 बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं, पिछले साल से 92% ज्यादा। इस साल के अप्रैल और मई महीनों में बच्चों में संक्रमण के मामले 332% बढ़े हैं। बीएमसी डैशबोर्ड की माने तो मुंबई में मई महीने में 9 साल तक के 9 बच्चों की कोविड से मौत हुई है। 2020 में बच्चों में एक्यूट कोविड इन्फेक्शन बहुत कम हुआ था। कोविड इन्फेक्शन की वजह से पहले 14 दिन में बच्चे को एडमिट करने की जरूरत कम पड़ी थी, और बच्चों में जो एक्यूट कोविड इन्फेक्शन है उसमें न्यूमोनिया इतना नहीं लगा था।
उसकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इस साल में हम देख रहे हैं कि बच्चों को भी एडल्ट की तरह न्यूमोनिया हुआ है। कुछ बच्चों को एडमिट करने की जरूरत पड़ी है और उनको मेडिसिन मॉनिटरिंग और आईसीयू का केयर भी लगा है। कुछ बच्चों में एक्यूट कोविड में भी अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशंस देखे गए हैं, जैसे किसी को लंग एब्सेस हुआ है, किसी को गले में बड़ी बड़ी गांठें हो गई है, किसी को एब्सेस फॉर्मेशन हुए हैं, किसी को हार्ट पे असर हुआ है और उनको कोविड के जो वार्ड्स है उसमें रख के हमको उसका ट्रीटमेंट देना पड़ा है। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सिर्फ मई महीने में 1 से 18 साल के 9,928 बच्चे और किशोर संक्रमित हुए हैं। जिले में बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनने लगे हैं। नगर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 महीने में अप्रैल और मई में ओवरऑल पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। उस कंपैरिजन में 8 से 10% नॉर्मल कोर्स में बच्चों का भी इसमें पॉजिटिविटी रेट 8 to 10% तक था। इसमें कोई ऐसे मेजर सीरियस कोई इंसिडेंसेस नहीं थे, लेकिन इस वायरस की एक स्प्रेडेबिलिटी की वजह से पूरी फैमिली पॉजिटिव होती थी। उसमें 1 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे छोटे मोटे इसमें घर के अंदर पॉजिटिव होते थे। तो वो ओवरऑल पॉजिटिविटी ज़्यादा रहने की वजह से उनकी संख्या भी ज़्यादा हो गई। तो उसमें हमारे पास अप्रैल महीने में अगर वो संख्या देखो तो टोटल 80,118 बच्चे पॉजिटिव थे, बच्चे नहीं अडल्ट पॉजिटिव थे टोटल। उसमें से 7,760 बच्चे 1 साल से 18 साल तक पॉजिटिव थे। ऐसे मई में 86,182 फिगर थी टोटल पॉजिटिविटी की, उसमें से 9,928 बच्चे पॉजिटिव थे। करीब 95% बच्चे कम या न के बराबर लक्षण वाले बताए जाते हैं, जिनका घर पर ही इलाज हो रहा है। लेकिन अस्पताल और आईसीयू वेंटिलेटर की दरकार वाले बच्चों की संख्या में इस बार इजाफा हुआ है। एक्सपर्ट्स बच्चों के लिए फ्लू के इंजेक्शन की सलाह दे रहे हैं ताकि बदलते मौसम में कोविड के लक्षण उलझन में न डालें। अहमदनगर से सागर दुसाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, रामदेव से डॉक्टर्स खफा, उनके बयानों पर दुखी होकर मना रहे हैं काला दिवस। और देश की बात में समय की अहम खबर, 12वीं की परीक्षा पर प्रधानमंत्री की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में गृह मंत्री सहित कई और मंत्री हैं और इसमें 12वीं परीक्षा के विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श हो रहा है। और आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बैठक पे ट्वीट करा है। उन्होंने लिखा कि 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सीनेशन 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें आंकलन उनका किया जाए। उस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, वाकई में बहुत ही पेचीदा और बहुत ही अहम मसला है कि प्रधानमंत्री ये बैठक ले रहे हैं, उसमें निकल कर क्या आता है। बच्चे तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, क्या आपको अब तक लीड्स मिल रही हैं? देखिए, अभी तक राज्य सरकारों की ओर से जो भी स्टैंड है, जो आप जानती हैं कि GOM की बैठक हुई थी उसमें बताया गया था, उसके बाद अब सरकार को अंतिम निर्णय करना है। तब भी यही कहा गया था कि सरकार जो है वो राज्य सरकारों से सलाह मांग रही है। वो सारी सलाह आ चुकी है। उस सलाह के बारे में PM को अवगत कराया जा रहा है। इसमें जो शिक्षा मंत्रालय के विभिन्न सचिव हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री खुद इस बैठक में मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी आज तबीयत बिगड़ गई थी, उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में निधि ये कहा है कि गुरुवार तक वो जानकारी दे देगी कि इस बारे में क्या अंतिम निर्णय हुआ है। तो इस लिहाज से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुवार तक सरकार को सुप्रीम कोर्ट को बताना है। इसके साथ साथ बच्चों को बताना है क्योंकि लाखों बच्चे हैं जो पिछले साल से ही लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। न सिर्फ इस पढ़ाई का बोझ उनके ऊपर है बल्कि आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका भी बोझ उनके ऊपर है। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं जो आगे की पढ़ाई के लिए विदेशों में जाना चाहते हैं, वो भी अभी तक असमंजस में है कि क्या करें क्या ना करें। तो ये असमंजस दूर होना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार जो GOM की बैठक हुई थी उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि परीक्षा होगी,
अब परीक्षा किस फॉर्मेट में होगी इस बारे में मंथन चल रहा है। कई राज्य सरकारों के जो अपने बोर्ड है उनकी ओर से फॉर्मेट में चेंज किया गया है, तो ये भी एक विकल्प है जिस पर विचार चल रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली जैसा एक राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री और उससे पहले शिक्षा मंत्री ये कह चुके हैं कि इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अखिलेश, इसमें एक तरफ तो ये अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी फीडबैक है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा भी बहुत अहम है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई टीकाकरण हो जाए, लेकिन वो तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, कई बच्चे जो लगातार पढ़ रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम डिजिटल डिवाइड के भाव में ठीक तरह से नहीं पढ़ पाए। तो उस लिहाज से एक बहुत ही मुश्किल भरा ये फैसला लेना है प्रधानमंत्री को। बिल्कुल असाधारण परिस्थितियां हैं, इसलिए फैसला भी असाधारण ही होगा। हालांकि यह माना जा रहा है कि परीक्षाएं तो होंगी, क्योंकि सारे राज्य एक दो को छोड़ के बाकी सब इसके पक्ष में है कि परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि यह अन्याय होगा उन बच्चों के साथ जो लगातार पढ़ाई करते आए हैं कि उन्हें भी बाकी बच्चों के साथ उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। तो ये भी एक विचार आया है कि परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन दूसरी बात ये आई है कि क्या मूल्यांकन का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। जैसा कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से सुझाव दिया है कि जो अभी तक उनकी 3 साल की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से एक एवरेज बना करके आप उनको एवेल्युएट कर दीजिए और उनका मूल्यांकन उस हिसाब से कर दीजिए। लेकिन क्या उस मूल्यांकन को बाकी जहाँ पर वो जाएंगे एडमिशन के लिए वहाँ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो ये बहुत ही पेचीदा विषय है। क्योंकि 12वीं है, 12वीं के बाद आप जानते हैं स्कूल से कॉलेज की ओर बच्चे जाते हैं और वो पूरे टाइम इस बात की तैयारी करते हैं कि उनका क्या विषय होगा, क्या कॉलेज होगा, क्या उनको करना है, कहाँ पढ़ाई करनी है। तो ऐसे में ये इतना आसान फैसला नहीं है। दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। जहाँ तक टीकाकरण का बात है, निधि आप जानती है कि 18 वर्ष से ही शुरुआत हो रही है टीकाकरण अभियान की। कई बच्चे मुझे लगता नहीं कि उस कैटेगरी में आते होंगे कि वो टीका लगवा सकें, तो उनकी सुरक्षा का क्या। और दूसरी बात, शिक्षक जो परीक्षाएं करवाएंगे क्या वो भी उनका टीका लग चुका है या नहीं लग चुका है, ये भी एक देखने की बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और देश की बात में आगे, देश के चौथे सेरो सर्वे में अब 6 साल के बच्चे शामिल होंगे। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के अब तकरीबन 1300 मामले हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि अब ये बीमारी राज्य के ग्रामीण इलाकों में फैल रही है और बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। 15 साल से कम उम्र के गांव से आए 2 बच्चे ब्लैक फंगस से बुरी तरह संक्रमित हो गए। बेंगलुरु के इस सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस से संक्रमित 11 साल की बच्ची और 14 साल के एक लड़के का इलाज चल रहा है। संक्रमण आंखों से होते हुए सर तक पहुंच गया है। दोनों राज्य के ग्रामीण इलाके से। ये 2 संक्रमित बच्चों में से एक बचपन से ही डायबिटिक थी, जबकि दूसरा भी डायबिटिक है। ये ब्लैक फंगस के संक्रमण के बाद पता चला। उनमें से एक को कोविड है, ये बाद में पता चला, लेकिन ये दोनों अस्पताल काफी देर से पहुंचे। कर्नाटक में अब तक ब्लैक फंगस के 1250 मामले सामने आए हैं। इनमें से 18 पूरी तरह ठीक हो गए हैं। 1193 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 18 लोगों की मौत हुई है। महीने भर के लॉकडाउन के बावजूद कोविड का संक्रमण तकरीबन 14% पर बना हुआ है। अब ब्लैक फंगस लोगों को डरा रहा है। हम संक्रमण से बचने के सभी प्रयासों पर ध्यान दे रहे हैं और इसके इलाज में जो भी खर्च होगा मुफ्त होगा। कोरोना से कैसे निपटे, सरकार अब तक इसी सवाल का जवाब तलाशने में उलझी हुई थी। इस बीच कहर बरपाते ब्लैक फंगस ने मामला और बिगाड़ दिया है। दवा की कमी हर जगह है। ऐसे में क्या बच्चे क्या बड़े, सभी सिस्टम की तरह भगवान भरोसे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो देश में चौथा सीरो सर्वे होने जा रहा है। इसमें पहले कोरोना की शुरुआत में अब तक 3 सीरो सर्वे हो चुके हैं। इसके जरिए पता चलता है कि इन्फेक्शन कितनी बड़ी आबादी तक पहुंच चुका है। इस बार खास बात यह है कि सर्वे में 6 साल तक के बच्चे शामिल होंगे। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे, बच्चों पर असर
और ग्रामीण इलाकों में उसके प्रभाव के आकलन के लिए ICMR इसी महीने चौथी बार सीरो सर्वे करेगा। इसके तहत कुल 28,000 सैंपल लिए जाएंगे, 14,000 बच्चे और 14,000 वयस्क। पहले 10 साल या उससे ऊपर के बच्चों को शामिल किया गया था, पर इस बार 6 साल और इससे ऊपर की उम्र के लोग सर्वे का हिस्सा होंगे। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सैंपल लेने पर जोर होगा। इसके अंदर जो हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो ICMR ने 3 सर्वे किए हैं अभी तक, और सबसे पहला जो था 0.7% था, उसके बाद में वो ऐसा बढ़ता चला गया। अभी जो सेकेंड वेव आई तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक लोगों को इन्फेक्शन हो गया होगा, लेकिन ये इसलिए भी पता लगाना ज़रूरी है कि क्या ऐसे लोग भी हैं जिसके अंदर अभी इम्यूनिटी बनी नहीं है, एंटीबॉडीज बनी नहीं। इस सर्वे के तहत ब्लड सैंपल लेकर शरीर में एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। दिसंबर से इस साल जनवरी में किए गए तीसरे सीरो सर्वे में 21% से ज्यादा लोगों में एक्सपोजर पाया गया था। आने वाले वक्त में कोरोना के असर के आकलन को लेकर पहले से तैयारी का ये एक हिस्सा है, ताकि हम ठोस रणनीति बना सकें और कोरोना से निपट सकें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।